बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में पारुल परी और ईशा परी नाम की दो परियां रहा करती थी। जहाँ पारुल परी एक छोटे से परिवार में रहती थी और बहुत ही गरीब थी, वहीं दूसरी ओर ईशा परी बहुत ही ज्यादा अमीर थी। गरीबी में पलने के बाद भी पारुल परी के अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं थी। उसके पास जो था उसी में खुश रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर ईशा परी इतना पैसा होने की वजह से पूरे तरीके से बिगड़ चुकी थी। उसे पैसों का बिल्कुल भी मूल्य नहीं पता था। वो पैसों को पानी की तरह बहाती रहती थी। ऐसी ही एक दिन ईशा परी पारुल परी को लेकर परीलोक के एक बहुत बड़े मॉल में जाती है। पारुल, तुम जानती हो ये मॉल अभी कुछ समय पहले ही चालू हुआ है और मैंने सुना है कि यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस और मेकअप मिलता है। मेरी सारी अमीर परी सहेलियाँ यहीं से अपने कपड़े और सामान ले जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी ट्राई करती हूँ। लेकिन जहाँ से तुम पहले कपड़े और मेकअप लेती थी वो भी तो अच्छी ही जगह है, फिर यहाँ इतने महंगे मॉल आने की क्या जरूरत है? अरे यार, तुम गरीब परियाना हमेशा छोटी ही सोच रखती हो। मेरे पास इतना पैसा है तो क्या मैं इस मॉल में नहीं आ सकती? अच्छा ये बात छोड़ो, वहाँ देखो उस वाली दुकान में कितनी सुंदर ड्रेस लगी हुई है, चलो वहाँ चलते हैं। ऐसा कहकर ईशा परी पारुल परी को अपने साथ एक शॉप में ले जाती है और वहाँ अलग अलग तरह के ड्रेस देखने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आता। फिर वो उस दुकान की मालकिन से कहती है, सुनो, मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो मुझे देखते ही पसंद आ जाए। और हाँ, कोई भी सस्ता कचरा दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे महंगा और अच्छा सामान ही चाहिए। उस दुकान की मालकिन ईशा परी की बातों से समझ जाती है कि वो एक अमीर बिगड़ी हुई परी है जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसलिए वो औरत ईशा परी को अलग अलग तरह के ड्रेस दिखाने लग जाती है और उसका प्राइस 10 गुना करके बताने लगती है। और ईशा परी को भी इससे कोई तकलीफ नहीं होती। वो वहाँ से बहुत सारी ड्रेस खरीद लेती है और उन ड्रेस के लगभग 10 गुना पैसे दे देती है। इसके बाद वो औरत ईशा परी को और भी कई चीज दिखाती है और उसे पागल बनाकर वो सारी चीजें महंगे दामों पर बेच देती है। पारुल परी हर बार की तरह उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, परंतु ईशा परी उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद शॉपिंग करके दोनों परियां मॉल से बाहर आ जाती है। इतने दिनों बाद शॉपिंग करके तो मजा ही आ गया, और वो भी इतनी सारी शॉपिंग। ईशा, तुमने अभी एक हफ्ते पहले ही शॉपिंग की थी, इसमें इतने दिन कहाँ से हुए? अरे तुम नहीं जानती, शॉपिंग तो हर दिन भी की जाए तो भी कम है, और आज तो हमें कितनी अच्छी कीमत में सारा सामान मिल गया। ये तुम्हारी गलत फहमी है ईशा। उस औरत ने तुम्हें पागल बनाया है, तुम्हें हर सामान 10 गुना दाम पर बेचा है। अरे यार, तुम गरीब परियाना सच में इसी तरह की सोच रखती हो। ये इतना बड़ा मॉल है, यहाँ पर चीजें महंगी ही होती है। तुम्हारी छोटी मोटी दुकान की तरह चिल्लर में चीजें नहीं मिलती यहाँ पर। पारुल परी एक अच्छी दोस्त होने के नाते ईशा परी को समझाती तो है, परंतु ईशा परी अपने घमंड में चूर रहती है और पारुल परी की बात पर ध्यान नहीं देती। और ये कोई नई बात नहीं थी, ये हर बार का ही होता है। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। दोनों सहेलियां शादी लायक हो जाती है, इसलिए पारुल परी के माता पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं और लड़का और लड़की के मिल जाने के बाद रिश्ता तय हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पारुल परी ईशा परी के घर जाती है। दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी ईशा परी कहती है, अरे यार, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तू रानी परी के महल में काम करने वाले एक छोटे से कर्मचारी से शादी कर रही है। इसमें बुरा ही क्या है, वो मेहनत करके कमाता है और वैसे भी मैंने कुणाल के साथ कुछ समय बिताया है। वो दिल का बहुत ही अच्छा है और मैं जानती हूँ वो मुझे जीवन भर खुश रखेगा। फिर भी यार, लड़के का कोई क्लास तो होना चाहिए। लेकिन छोड़, मैं भी किससे कह रही हूँ, जब तेरा ही कोई क्लास नहीं है तो उसका कहाँ से होगा। पारुल परी ईशा परी की बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके कुछ दिन बाद पारुल परी की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। ईशा परी भी शादी में आती है, लेकिन अपने 10 नौकरों को अपने साथ लेकर। कहने को तो पारुल परी बहुत कुछ कह सकती थी, परंतु पारुल परी ईशा परी की इस हरकत पर ध्यान नहीं देती और अपनी शादी खुशी से एंजॉय करती है। और शादी के बाद अपने पति कुणाल के साथ अपने ससुराल चली जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। क्योंकि ईशा परी भी शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए एक दिन उसके पापा उससे कहते हैं,
बेटा, तुम्हारी उम्र की सभी परियों की शादी हो चुकी है। मैं जानता हूँ शादी करना या ना करना तुम्हारा फैसला है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ सकते हैं। माँ बाप का लड़का ढूंढना बहुत ही ओल्ड फैशन हो चुका है। लड़का मैं अपनी पसंद से चुनूंगी और उनसे ही शादी करूंगी। ईशा परी के माता पिता कुछ नहीं कहते और फिर ईशा परी कुछ दिनों के लिए पृथ्वीलोक चली जाती है। फिर जब वो पृथ्वीलोक से वापस आती है तो सीधा पारुल परी के पास आती है और कहती है, पारुल, तुझे पता है मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ईशा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन लड़का है कौन? लड़का पृथ्वीलोक का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। देखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लगता और पैसे और औकात में बिल्कुल मेरे बराबर है। मुझे वो एक नजर में ही पसंद आ गया और उसने भी मुझे पसंद कर लिया है। अब हम दोनों कुछ ही दिनों में शादी कर लेंगे। ये तो अच्छी बात है ईशा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पृथ्वीलोक थोड़े खतरनाक होते हैं और हमेशा परियों के लिए जाल बुनते रहते हैं। इस जाल से जरा सावधान रहना। अरे यार, मैं तुझे अपनी खुशियाँ बता रही हूँ और तू फालतू की बातों में लगी है। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, मुझे ये बात अपने मम्मी पापा को भी बतानी है। ऐसा कहकर ईशा परी वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ ही दिनों में ईशा परी की शादी का मुहूर्त निकाल दिया जाता है और फिर शादी वाले दिन बारात पृथ्वीलोक से परीलोक आती है। खूब ढोल बाजे से ईशा परी के होने वाले पति विनय का स्वागत किया जाता है। शादी में पारुल भी अपने पति के साथ मौजूद होती है। बारात के आने के बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है, परंतु बीच शादी में ही एक चुड़ैल अपने 2 बच्चों के साथ वहां प्रकट हो जाती है और तमाशा करना शुरू कर देती है। दुष्ट चुड़ैल, तू एक परी की शादी में क्या कर रही है? अभी के अभी निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बुरा तो तेरे साथ होने वाला है। तू जानती भी नहीं है जिसके साथ तू बैठी है वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक भूत है जो कि मेरा पति है और इन दोनों का बाप है। ये हमेशा ही हर साल किसी न किसी सुंदर लड़की या परी को पटा लेता है और फिर उससे शादी करके उसकी बलि देकर अपने शरीर को और जवान कर लेता है। और ये शादी के बाद तेरे साथ भी यही करने वाला था। मैं इसकी बार बार शादी करने वाली इस हरकत से परेशान आ चुकी हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी शादी तुड़वाना चाहती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। मुझे किसी की शादी तुड़वाने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अभी रुको, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। ऐसा कहकर वो चुड़ैल एक काले पानी की बोतल निकालती है और वो पानी विनय पर फेंक देती है। उस पानी के विनय के ऊपर पड़ते ही वो एक भूत के रूप में बदल जाता है और वो भी बहुत ही बदसूरत भूत। इसके बाद वो चुड़ैल उस भूत के कान पकड़ती है और उससे कहती है, बहुत कर ली तूने शादियाँ, घर चल, तुझे तो सबक मैं सिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो चुड़ैल अपने बच्चों और उस भूत के साथ वहाँ से अदृश्य हो जाती है। ईशा परी पूरे तरीके से हैरान होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे, परंतु पारुल परी उसके पास आती है और उसे संभालती है और उससे कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और याद है, इसलिए मैंने कहा था कि पैसा औकात ये सब मायने नहीं रखता। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है किसी भी रिश्ते में प्यार और सम्मान। इसलिए अब तुम अपने लिए कोई ऐसा जीवन साथी ढूंढना जो तुम्हें पैसा नहीं बल्कि प्यार दे सके। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं हमेशा पैसे के पीछे पागल रही। मुझे लगा कि पैसा ही सब कुछ होता है, मैं पैसे से सब खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। असली धन तो इंसान के दोस्त, परिवार और उसका प्यार होता है। और आज तुमने एक दोस्त की तरह मुझे संभाल कर ये सबक मुझे दे दिया है। ऐसा कहकर ईशा परी पारुल परी को गले लगा लेती है। उस दिन उस विवाह की आग में ईशा परी का सारा घमंड जलकर राख हो जाता है। अब ईशा परी का स्वभाव पूरे तरीके से बदल जाता है। वो अब लोगों से प्यार से बात करने लग जाती है और फिर कुछ ही दिनों में उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल जाता है जो उसे प्यार करता है, ना कि उसके पैसों से। और फिर बड़ी ही धूमधाम से ईशा परी उससे शादी कर लेती है और उसके बाद पारुल परी और ईशा परी अपने अपने पतियों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लग जाती है। डमरूपुर गांव में हड़कंप मचा हुआ था।
गांव की उस नदी जहां पर सिर्फ औरतों को जाने की इजाजत थी, उस नदी में एक लड़की जिसका नाम निधि था, उसकी तैरती हुई लाश मिली थी। मुखिया दीपक समेत गांव के कुछ लोग नदी के पास खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी के साथ साथ एक प्रश्न भी था, और वो प्रश्न था कि निधि ने आत्महत्या की है या उसे किसी ने मारा है। निधि के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अरे किसने मार दिया मेरी तुलसी बच्ची को? अरे किसने मार दिया? कितनी सीधी सादी थी मेरी बच्ची, सबका भला सोचती थी, तो उसका बुरा किसने कर दिया? मुखिया जी बार बार उन दोनों को सहानुभूति दे रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था जिसका कोई सगा दुनिया को छोड़ देता है उसे कैसा लगता है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैं तुम दोनों का दर्द समझता हूँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? मुखिया दीपक ने ये बात कह तो दी थी कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मुखिया जी की ये बात नैना, मायरा और विद्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। निधि उन लोगों की पक्की सहेली थी, उसे किसने मार दिया ये सवाल उनके जहन में भी था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि निधि हम लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है यार, उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अरे वो बहुत साहसी थी, वैसे भी उसने क्या किया था? सारी गलती तो उस दिव्यांश की है। विद्या, नैना, क्या हमें उस दिव्यांश की सच्चाई गांव वालों को बता देनी चाहिए? दिव्यांश गांव के मुखिया जी के बेटे चिराग का दोस्त था, जो कुछ दिन पहले गांव घूमने आया था। 1 महीने पहले की बात है। मुखिया जी का बेटा चिराग रेलवे स्टेशन पर खड़ा शहर से आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन आई और उस ट्रेन से दिव्यांश उतरा। शहर में चिराग और दिव्यांश दोनों साथ में ही पढ़ते थे, वहीं पर उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। दिव्यांश ने एक बार गांव घूमने की इच्छा जताई तो चिराग ने उससे गांव घूमने आने का न्योता दे दिया। लो भाई, आ गए तुम्हारे गांव। 2-3 महीनों के लिए हमारा स्वागत नहीं करोगे? स्वागत के लिए तो पिछले 2 घंटे से खड़े हैं। ये ट्रेन भी ना हमेशा लेट आती है। चल आ तो गई अब यार, सर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन तेरे पास रहूंगा। गांव की गोरियों को ताड़ूंगा, सुना है बहुत मासूम होती है। तू नहीं सुधरेगा, लेकिन बेटा ये गांव है, ज्यादा ताक झाक करेगा तो लोग यहाँ पर तोड़ेंगे भी। अरे मजाक कर रहा था यार। दिव्यांश बहुत ही दिल फेंक और लालची लड़का था। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, उसे किसी की परवाह भी नहीं थी। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। चिराग दिव्यांश को गांव घुमाने ले जाता है। चिराग कभी उसे मक्के के खेत दिखाता तो कभी आम के पेड़, कभी गाय का तबेला दिखाता तो कभी वो नदी में मछलियाँ पकड़ने चला जाता। पिछले 2 घंटे से यहाँ पागलों की तरह बैठा हूँ, एक भी मछली हाथ नहीं लगी यार। भाई मछली पकड़ना बहुत धैर्य का काम है। क्या यार चिराग, अपने पास सब मिलेगा लेकिन ये धैर्य नहीं मिलेगा। वो बातें कर रहे थे तभी दिव्यांश को कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज आई। जब से वो गांव आया था उसने शहर की तरह ज्यादा लड़कियां नहीं देखी थी, इसलिए जब उसके कानों में लड़कियों की हंसी की आवाज आई तो उसके कान खड़े हो गए। वो पीछे मुड़कर देखने लगा। उन लड़कियों को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ, और वो भी पानी के बाहर, नदी के बाहर मछलियाँ। ये तू क्या कह रहा है? चिराग मुड़कर देखता है और दिव्यांश को घूरते हुए कहता है, अरे पिटवाएगा क्या तू? ऐसे मत घूर लड़कियों को। अरे लड़कियों तो घूरने के लिए होती है, वैसे इतनी सारी लड़कियाँ जा कहाँ रही है? नहाने। चिराग के ऐसा कहते ही दिव्यांश की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या क्या कहा? नहाने? हाँ भाई नहाने। क्या बात है? तो नहाने वाली बात सुनकर इतना चौंक क्यों रहा है? शहर में लड़कियां नहाती नहीं है क्या? चौंक मत यार, शहर में लड़कियां नहाती तो है लेकिन इस तरह ग्रुप में नहाने नहीं जाती। ये गांव है, यहाँ पर ऐसे ही नहाने जाती है। लड़कियों के लिए एक नदी फिक्स है। गांव की सभी लड़कियां और महिलाएं वहीं पर नहाती है। महिलाओं के अलावा वहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। दिव्यांश के शैतानी दिमाग में चिराग की ये बात सुनकर कुछ ख्याल आने लगा। उसने चिराग से कहा, भाई कभी हमें भी ले चल वहाँ, जरा हम भी तो देखें कि ऐसी अद्भुत जगह कहाँ है जहाँ एक साथ सारी लड़कियाँ नहाती हैं। अबे पागल हो गया क्या? अभी तो बोला तुझे वहाँ लड़कियों के अलावा और कोई नहीं जा सकता। अबे सुन भाई, बेवकूफ वाली बात मत कर। हम थोड़ी किसी को बताएंगे कि हम वहाँ जाना है, और छुप कर जाएंगे और इतने खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों से देखेंगे।
दिव्यांश की इन बातों को सुनकर चिराग चिढ़ गया। उसने दिव्यांश से कहा, दिव्यांश, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। गांव के नियमों को तोड़ने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन दिव्यांश के दिमाग में चिराग की ये बात नहीं आई। उसके शैतानी दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी। उसने चिराग के सामने तो कह दिया कि वो अब ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा, लेकिन 2 दिन बाद वो छुपकर उन लड़कियों का पीछा करने लगा। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। एक साथ इतनी सारी लड़कियां, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। दिव्यांश लड़कियों के पीछे पीछे उस नदी तक पहुंच गया। वो वहां एक पेड़ की ओट में छिप गया और छिपकर उन्हें देखने लगा। यही नहीं, वो अपने मोबाइल से नहाते हुए लड़कियों की वीडियो भी बनाने लगा, लेकिन बहुत दूर से वीडियो बनाने के कारण वीडियो साफ नहीं बनी थी। फिर भी उसने वो वीडियो शहर में अपने एक दोस्त को भेजा और उसे फोन किया। क्यों, कैसी लगी वीडियो? अरे बवाल है, बवाल। मार्केट में आ गई ना तो हल्का मच जाएगा। हाँ तो लाओ ना मार्केट में, लेकिन पैसे चाहिए पूरे 10 लाख। अबे 10 का 15 ले लियो, लेकिन पूरी वीडियो भेज। अभी तो छोटी सी क्लिप भेजी है तूने, उसमें चीजें ज्यादा क्लियर नहीं है। क्लियर चीजों के लिए पैसे चाहिए, एडवांस डाल पहले। ठीक है, मैं 1 लाख डाल रहा हूँ, लेकिन वीडियो चाहिए 1 नंबर। अगले दिन दिव्यांश फिर से छुपकर लड़कियों के पीछे गया, लेकिन आज भी उसे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी। तभी उसे निधि नाम की लड़की देखी, जो उसके कैमरे के एंगल में आ रही थी। उसने नहाते हुए उसकी वीडियो बना ली और वापस लौट गया। उसी रात वीडियो भेजने से पहले जब वो वीडियो देख रहा था तो उसकी नीयत निधि को देखकर खराब हो गई। गांव में भी क्या कटीली चीजें होती है यार, इसका स्वाद लेना होगा। एक दिन की बात है, शाम को उसकी नजर निधि पर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगा। सुनसान जगह देखकर उसने उसका रास्ता रोक लिया। अरे कहाँ जा रही हो? तनिक हम पर भी तो ध्यान दे दो। अरे आप तो चिराग भैया के दोस्त है ना, जो शहर से आई हैं गांव घूमने। चिराग भैया कहाँ है? अरे तुम्हारे चिराग भैया काम से कहीं गए हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम की चीज है। मेरे लायक काम की क्या चीज है? उसके बाद दिव्यांश ने निधि को वो वीडियो दिखा दिया। इस वीडियो को देखकर निधि का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब क्या है? अरे तू ही है इस वीडियो में, कितनी हसीन लग रही है ना। आप तो बहुत बेशर्म है। मैं अभी आपकी शिकायत गांव में करती हूँ। अरे इससे क्या होगा, तू ही बदनाम होगी। गांव में ही नहीं, जहाँ जहाँ जो भी ये वीडियो देखेगा उन सब की नजरों में। मैं डरने वाली नहीं। अरे मैं डरा नहीं रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ। तो क्यों अपनी इज्जत से खेल रही है? मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाने वाला। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। दिव्यांश की बात सुनकर निधि घबरा गई, लेकिन उसे इतना पता था कि दिव्यांश जो कह रहा है वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। देखिए, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। ये कहकर निधि वहाँ से भाग गई। उसी रात वो अपनी सहेलियों से मिली और उन्हें सारी बात बताई। देख निधि, हमें मुखिया जी को सारी बात बता देनी चाहिए, लेकिन विद्या, इससे मेरी बदनामी होगी। वो दिव्यांश कुछ नहीं करेगा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन निधि डर गई थी। उसे खुद से ज्यादा अपने माता पिता की इज्जत की चिंता होने लगी। इसलिए उसने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है। इतना कहकर निधि ने गांव की उसी नदी में छलांग लगा दी, जहां सिर्फ लड़कियां जा सकती थी। निधि की आत्महत्या को 2 दिन बीत चुके थे। दिव्यांश को उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेगी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे चैन नहीं था। एक बार फिर से दूसरी लड़कियों को नहाते हुए वीडियो बनाकर इस गांव से हमेशा के लिए चला जाना चाहता था। वो एक बार फिर से नदी किनारे वीडियो बनाने के लिए छिपा हुआ था। तभी उसके सिर पर जोरदार डंडा पड़ा। वो चीख पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। उसने अपना सिर उठाया तो देखा गांव की कई सारी लड़कियां हाथ में डंडा लिए उसकी तरफ देख रही थी। तुमने हमारी एक दोस्त की जान ले ली, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। हमें तो पता ही था तुम ये हरकत फिर से करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि औरतों के शरीर को देखने की तुम्हारी सारी इच्छा खत्म हो जाएगी। सारी लड़कियों ने डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया।
अरे अरे मर गया रे, मत मारो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा। लड़कियां उसे खींचकर गांव ले गई और गांव वालों को सारी बातें बताई। मुखिया जी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पूरे गांव ने उस पर मर्डर का मुकदमा चला दिया। दिव्यांश को फांसी की सजा हो गई। उस गांव में खुले में नहाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। एक बार की बात है, कालियापुर नाम के एक गांव में पूजा और हर्षिता नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। पिता मोहनदास को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ था। पिता के गुजरने के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। पूजा हर्षिता से उम्र में बड़ी थी। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान रहती थी। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी सौतेली माँ उनसे खूब सारा काम करवाती थी। पूजा हर्षिता को ज्यादा काम करने नहीं देती थी, क्योंकि हर्षिता भी छोटी थी। उनकी सौतेली माँ उन्हें पहनने के लिए भरपूर कपड़े भी नहीं देती थी। एक बार की बात है, हर्षिता अपनी बड़ी बहन पूजा से कहती है, दीदी आप पूरे दिन पानी में काम करती रहती हो। माँ ने हम दोनों को सिर्फ एक एक स्वेटर दे रखा है, लेकिन आप अपना स्वेटर भी मुझे ही पहना देती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो आप बीमार पड़ जाओगी। कोई बात नहीं हर्षिता, मैं बड़ी हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तू नहीं कर पाएगी, समझी? लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं, दोनों स्वेटर तू ही पहन के रख, समझी? उन दोनों बहनों की बातें उनकी सौतेली माँ सुन रही थी। विमला को दोनों बहनों का प्यार एक नजर नहीं भाता था। वो दोनों बहनों से बहुत चिढ़ती थी। उसे इस बात से भी बहुत दिक्कत थी कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करती है। वो कहती है, हाँ, एक बहन को दूसरी बहन पर बहुत प्यार आ रहा है। अब तुम एक काम करो, मैंने जो तुम दोनों को एक एक स्वेटर पहनने के लिए दिया है ना, वो भी मुझे वापस कर दो, समझी तुम? इतना कहकर विमला उनसे वो स्वेटर भी छीन लेती है। अब दोनों बहनों को ठंड में बिना स्वेटर के ही रहना पड़ रहा था। वो उन दोनों को ताजा खाना भी खाने को नहीं देती थी। वो दोनों बहनें हमेशा 2-3 दिन पुराना खाना ही खाया करती थी। एक बार की बात है, ठंड के कारण हर्षिता की तबीयत खराब हो जाती है। हर्षिता की खराब तबीयत देख पूजा चिंता में पड़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, माँ, ठंड के कारण हर्षिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। प्लीज माँ, 2-3 दिन उसको गरम गरम ताजा खाना दे दो और एक स्वेटर दे दो ना, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं तो मेरी बहन को कुछ हो जाएगा। प्लीज माँ, मना मत करना, प्लीज। पूजा की बात सुन उसकी सौतेली माँ इतराते हुए कहती है, अब तो इतना गिड़गिड़ा ही रही है तो चल ठीक है, मैं तेरी बहन को एक स्वेटर दे देती हूँ, लेकिन मैं उसको कोई ताजा खाना वाना नहीं देने वाली, समझी? इतना कहकर सौतेली माँ पूजा को हर्षिता के लिए एक स्वेटर दे देती है। स्वेटर लेकर पूजा हर्षिता के पास जाती है और उसे पहना देती है। उसके बाद वो किचन में चली जाती है। आज उसकी सौतेली माँ ने सूप बनाने को कहा था। सूप बनाते बनाते पूजा के मन में एक ख्याल आता है, एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा सूप बना लेती हूँ और चुपके से हर्षिता को पिला दूंगी। ऐसा सोचकर पूजा थोड़ा ज्यादा सूप बना लेती है और चुपके से ले जाकर अपनी छोटी बहन को पिला देती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और धीरे धीरे हर्षिता की तबीयत में सुधार आ जाता है। एक दिन सौतेली माँ पूजा को आवाज लगाते हुए कहती है, ए पूजा की बच्ची, कहाँ मर गई? मेरे हाथ पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा तेल गरम करके मेरे हाथ पैरों में मालिश कर दे। अभी आई माँ। उसके बाद पूजा तेल गरम करके अपनी सौतेली माँ के हाथ पैर की मालिश करने लगती है। अरे वाह कलमुही, जो भी कहो, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरे तो सारे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। शुक्रिया माँ। तुझे एक बात पता है, पूरे 3 साल बाद मेरी बेटी सपना अपनी नानी के घर से यहाँ आ रही है। बड़े दिन हो गए थे उसे देखे हुए, इसलिए मैंने उसे यहीं पर बुलवा लिया। अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं दीदी के आने की खुशी में ढेर सारे पकवान बनाऊंगी। हाँ, खाना तो वैसे भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, बना लियो अच्छा खाना। आज पहली बार विमला ने पूजा से इतने अच्छे से और प्यार से बात की थी। पूजा को बहुत खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ के दिल में उन दोनों बहनों के लिए प्यार उमड़ रहा है। यही सब सोच पूजा विमला से कहती है, माँ, आज मुझे आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे माँ, एक बात कहूँ? क्या हुआ, बोल।
माँ, इस पूरे घर का काम करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। मैं सारा काम अकेले संभाल लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप हर्षिता का दाखिला स्कूल में करवा दे। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है माँ, और वैसे भी घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी, सही रहेगा। पूजा की ये बात सुनते ही विमला गुस्से के मारे तिलमिला जाती है और पूजा को लात मारते हुए कहती है, तुम जैसे बेशरम लोगों के अंदर यही कमी होती है। 2 बोल प्यार से क्या बोल लो, तुम लोग तो सर पर चढ़ जाते हो। बड़ी है अपनी बहन को पढ़ाने वाली, अपना गंदा सा चेहरा लेकर चली जाए यहाँ से। पूजा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। उसे इस बात का बहुत दुख पहुँचता है और वो अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। उसी शाम विमला की बेटी घर आती है और पूजा सोती ही रह जाती है। अपनी बेटी को देख विमला बहुत खुश होती है। अरे बेटी, तू आ गई? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, मैं तो आराम से आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, आप फटाफट खाना लगवा दो। इतना कहकर सपना नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ विमला पूजा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे पूजा, कहाँ है? जल्दी जल्दी टेबल पर खाना लगा दे। अपनी सौतेली माँ की बातें सुन पूजा हड़बड़ी में उठती है। अरे, मेरी तो आंख लग गई थी, मैंने इस कारण खाना बनाया ही नहीं। अगर ये बात माँ को पता चली तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगी। पूजा फटाफट हर्षिता को लेकर किचन में जाती है और दोनों बहनें जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। तब तक सपना फ्रेश होकर आ जाती है। वो देखती है कि टेबल पर अभी तक खाना नहीं लगा। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, माँ, मैंने आपसे कहा था मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, उसके बावजूद अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा है। आपको पता था ना कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आपने खाना बनवा कर नहीं रखा है। अरे मेरी बच्ची, तू गुस्सा मत कर, मैं अभी किचन में जाकर देखती हूँ। विमला किचन में जाकर देखती है तो वो देखती है कि अभी खाना बन ही रहा है। ये सब देख विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, करमचली, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी बेटी आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना लियो, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाती हूँ, रुक तू 2 मिनट। इतना कहकर विमला किचन से बाहर जाती है और अपनी बेटी को मनाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तू बस 10 मिनट इंतजार कर ले, खाना बस बनने ही वाला है। मैं नहीं करने वाली कोई इंतजार, मैं जा रही हूँ बाहर से खाने। इतना कहकर सपना गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर खाना खाने चली जाती है। विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से में किचन में जाती है और पूजा के बाल पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुझसे मैंने इतने प्यार से कहा था कि मेरी बेटी के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आंख लग गई थी, वरना मैं जल्दी से सारा खाना बना देती। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब देख वहाँ खड़ी हर्षिता भी कहती है, प्लीज माँ, दीदी को मत मारो, उनसे गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दो। अब बहुत हो गया तुम दोनों का, मैं तुम दोनों को इस घर में और देख नहीं सकती, निकल जाओ मेरे घर से। ये आप क्या कह रही हो माँ? अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी ये हमारे पापा का घर है, ना कि आपका घर है जो आप हमें यहाँ से बाहर निकाल रही हो। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम दोनों की, निकलो अभी कभी यहाँ से। विमला दोनों बहनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। ठंड का टाइम था और दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो इधर उधर भटकने लगती है। भटकते भटकते रात हो जाती है। हर्षिता रोते हुए कहती है, दीदी, बहुत भूख लग रही है और साथ में बहुत ठंड भी लग रही है, कुछ करो ना दीदी। मैं क्या करूं हर्षिता, इतनी रात गई, सारी दुकानें बंद हो गई है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। रात को तड़पती भड़कती ठंड का दोनों बहनों को सामना करना पड़ता है। सुबह होते होते हर्षिता की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है। हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रही हो आप हमसे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बहन को खो दूंगी। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? प्लीज भगवान, कुछ तो मदद करो। पूजा अपनी बहन को गोद में उठाकर एक सरकारी बगीचे में पहुंच जाती है और एक टेबल पर उसे लिटा देती है। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है और एक बहुत खूबसूरत अप्सरा जैसी परी प्रकट होती है। परी को देख पूजा कहती है, कौन हो आप? देखने में तो कोई दिव्य शक्ति लग रही हो। मैं रानी परी हूँ पूजा। भगवान ने मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बनाया है। मैं परियों के देश की रानी हूँ। मैंने देखा तुम बहुत संकट में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ।
सच में क्या मेरी छोटी बहन को ठीक कर दोगी? हाँ पूजा, मैं तुम्हारी छोटी बहन को बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगी। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाली हूँ जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इतना कहकर परी वहाँ पर दो जादुई लिपस्टिक प्रकट करती है। एक लिपस्टिक लाल कलर की थी और दूसरी लिपस्टिक गुलाबी कलर की। फिर रानी परी कहती है, पूजा, इस लाल वाली लिपस्टिक को तुम अपनी बहन के होठों पर लगा देना। तुम्हारी बहन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और साथ में ये गुलाबी वाली लिपस्टिक से तुम जितनी लिपस्टिक मांगोगी ये तुम्हें देगी। इसकी मदद से तुम खूब तरक्की कर पाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैं ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा जादुई लाल लिपस्टिक को हर्षिता के होठों पर लगाती है। उसके ऐसा करते ही हर्षिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी वे लोग गुलाबी लिपस्टिक से ढेर सारे लिपस्टिक मांगते हैं और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। लिपस्टिक सुंदर होने के कारण तुरंत ही बिक जाती है। उससे उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो दोनों उससे अपने लिए खाना खरीद कर खाते हैं। गांव के कोने में वो दोनों बहनें अपने लिए एक झोपड़ी बनाती है और उसी में रहने लगती है और रोजाना गुलाबी लिपस्टिक से ढेर सारी लिपस्टिक मांगकर बाजार में बेचने चली जाती है। उन्हें ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और वो बहुत धनवान हो जाती है और अपना बहुत सुंदर घर बना लेती है और साथ में लिपस्टिक की बहुत बड़ी दुकान भी खोल लेती है। एक बार की बात है, पूजा की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसकी दुकान पर लिपस्टिक खरीदने आती है। दुकान में पूजा को देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाती है। तब पूजा कहती है, आपको क्या लगा था माँ कि आप हमें घर से बाहर निकाल देंगी तो हम भूख और ठंड के मारे मर जाएंगे? एक बात हमेशा याद रखना माँ, जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद खुद भगवान करता है। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने पैसों पर बिल्कुल घमंड नहीं है। अब आप जा सकती है यहाँ से। पूजा की बात सुन उसके सौतेली माँ और बहन का मुंह बन जाता है और वहाँ से चली जाती है। और इधर पूजा अपनी छोटी बहन का दाखिला गांव के सबसे महंगे स्कूल में करवा देती है और फिर वो दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं।